हेलो दोस्तों। जनवरी करंट अफेयर 2023 विजन आईएएस इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने टॉपिक किया था 3.5। अब हम करते हैं 3.6 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी सुर्खियों में क्यों रहा है? तो कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने आईबीसी में एक संशोधन प्रस्तावित किया है जिसको पब्लिक डोमेन में रखा है ताकि सार्वजनिक टिप्पणी उस पे हो। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आईबीसी की जो कार्य प्रणाली है उसको और मजबूत किया जा सके, उसको और सुदृढ़ किया जा सके। अब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी क्या है, उसकी विशेषता क्या है। इंसॉल्वेंसी को इसलिए लाया गया है कि कोई भी कॉर्पोरेट व्यक्ति हो, कोई भी कोई फर्म हो, साझा फर्म हो, कोई व्यक्ति है जिन्होंने लोन लिया या फिर ऐसी चीज़ें की हैं, तो वो अगर दिवालिया हो जाता है तो उस दिवालियेपन से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए इसको लाया गया है। दिवालियापन का मतलब उसका लॉस हो जाता है, उसका पैसा वो अदा करने की स्थिति में नहीं होता है, तो ये जो है दिवाला और शोधन अक्षमता एक संहिता लाया गया है जो समय पर काम करता है, बाजार के अनुरूप काम करता है। ये भारत में एक कानून है जिसे 2016 से लागू किया गया। 2016 से लागू किया गया, उसके बाद ये लगातार कार्यरत है। हालांकि ये एकल कानून का निर्माण करता है। ये इसका उद्देश्य है कि एक मजबूत, आधुनिक एवं परिष्कृत दिवाला ढांचे का विकास किया जाए। और अगर हम बात करें कि इसके कुछ और भी क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो इसके 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभों पर आधारित है। जैसा कि पहला स्तंभ है आप इसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आईपीएस या फिर आईपीएस कह सकते हैं, जो कि एक एजेंसी की तरह है। आईपी जो है वो एक एजेंसी है। क्या करती है? इसके कुछ सदस्य होते हैं जो समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो काम करते हैं। दूसरी इसका एक स्तंभ है जिसको कहते हैं सूचना उपयोगिता। सूचना उपयोगिता भी क्या होता है कि ये जो दिवाला जो दिवालियेपन की कगार पे होते हैं उसके उसके समाधान के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, खास करके ऋणदाताओं का ऋण देने की शर्त को और भी सारे डेटा को ये भंडारित करता है। तो ये हो गया इसके 2 स्तंभ। तीसरा स्तंभ इसका है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। ये क्या करता है? ये बोर्ड जो है, जो आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है और ये जो सूचना उपयोगिता है, जो डेटा का स्टोर करता है, और जो एजेंसी है, इसके कामकाज को रेगुलेट करता है, इसके कामकाज को एक विनियमित करता है। तो ये एक बोर्ड है, एक संस्था के रूप में काम करती है। उसके बाद में चौथा है, अगर कोई चीज़ें इस तीनों चीज़ों से निकल कर के आगे निकल जाती है तो उसको हम न्याय के क्षेत्र में ले जाते हैं, जिसे हम न्याय निर्णय प्राधिकरण के रूप में देखते हैं। और यहाँ भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स 2 के आधार पर जो है यहाँ पर निर्णय दिए जाते हैं। एनसीएलटी जो है वो कंपनियों के लिए दिवाला होती है जब उनके लिए फैसला करता है, जबकि निजी व्यक्ति के लिए आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये काम करता है। तो अलग अलग जो है न्याय निर्णय की प्रक्रिया को बनाया गया है, कंपनी के लिए अलग और पर्सनल व्यक्तियों के लिए अलग। अब हम बात करें कुछ शब्दावलियों की, जैसे एक शब्द है दिवाला। इंसॉल्वेंसी क्या है? तो दिवाला मतलब कि एक ऐसी स्थिति है जहां कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो, स्वयं द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दिवाला हो गया है। अब क्या है शोधन अक्षमता, बैंकरप्सी क्या है? यह एक कानूनी कार्रवाई है। कानूनी कार्रवाई कब होती है? जब व्यक्ति असफल होता है अपना लोन देने में, कर्ज चुकाने में। तो यह तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति, कोई संस्था ऋण या देयताओं को चुकाने में असमर्थ होती है, तो बैंकरप्सी शुरू होती है। अब हम बात करें कुछ और शब्दावलियों की, जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो हैं, इसमें क्या है? ये एक एजेंसी है। कैसी एजेंसी है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। क्या काम करती है ये? जो भी दिवाला कंपनियां हैं
उनका विघटन कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं और ये एक प्रकार से इसमें नामांकित होती हैं सारी कंपनियां जो जो भी ऋण लिए होती हैं। ये पेशेवर दिवाला हो चुके व्यक्ति जो होते हैं, कंपनी हो, व्यक्ति हो आदि की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत होते हैं। अगला जो शब्द है, शब्दावली है, वो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की परिभाषा में शामिल हुआ था। ये एक एजेंसी है, जैसा कि मैंने बताया 2016 में आया हुआ है ये। तो 2016 में आया है तो आईपी के अनुरूप कार्य करती है। आईपी मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अनुरूप कार्य करती है। क्या काम करती है? उनके सदस्यों का नामांकन करती है, उसको विनियमित करती है। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है, प्रोफेशनल की क्षमता का निर्माण करती है और उसके लिए एक जिम्मेदारी लेती है। तो एक प्रकार से एक मध्यस्थता की काम करती है ये इंसॉल्वेंसी, सॉरी ये एजेंसी। अब हम बात करते हैं परिसंपत्तियों के मूल्य और देनदार या ऋणी के प्रकार के आधार पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है वो अलग अलग समाधान करता है। अगर कंपनी है तो अलग है, व्यक्ति है तो उसका समाधान अलग होता है। कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, कोई भी कॉरपोरेट के लिए बात है। प्री पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया, फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया। तो ये 3 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो कि अलग अलग संस्थाओं के लिए, अलग अलग चरणों के लिए दिवाला के समाधान के लिए ये काम करते हैं। इसको देखने के लिए आप यहाँ आके देख सकते हैं कि कैसे जिस तरह का जिसका ऋण उसी तरह के उसके प्रकार के समाधान। अशोध्य ऋण या बैड लोन, उसके समाधान के लिए कुछ क्या काम करते हैं, कौन कौन से हैं? भारतीय दिवाला और शोषण अक्षमता बोर्ड विनियामक, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, न्याय निर्णय बोर्ड के बारे में अभी बताया ही गया। एनसीएलटी कंपनी के बारे में देखेगा, डीआरटी निजी व्यक्तियों के बारे में। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इसकी निगरानी में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी काम करते हैं। तो ये आईबीसी का एक प्रकार का अलग अलग काम को बांटने का तरीका है। अब हम बात करेंगे इसके लाभ क्या हैं। इसके लाभ की बात करें तो जब से ये कानून आया है इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली बात तो आर्थिक स्थिरता होगी और विकास होगा। जिससे क्या होगा, आर्थिक स्थिरता कैसे होगी? जो भी संकट होता है, खास करके वित्तीय संकट, जो लोग कर्ज नहीं दे पाते हैं तो वो उसका समाधान कैसे किया जाए ये काम करेगी। और जब वो कर्ज बराबर चुकाया जाएगा या फिर किसी तरीके से उसकी आपूर्ति कर ली जाएगी तो विकास भी होगा। उसके बाद में और क्या लाभ हो सकता है? आईबीसी उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, उद्यमशीलता में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो अच्छी बात है। अच्छा, ये जो संकटग्रस्त परिसंपत्तियां होती हैं, एनपीएस जो होते हैं, उसको उसके मूल्य को अधिकतम करता है। और समाधान करने के लिए जो भी चीज़ें गिरवी रखी होती है या फिर जो भी सिक्योरिटी के में रखी हुई चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे कानूनी रूप से उस चीज़ों से उसका जो है परिसंपत्तिकरण कर लेता है। तो अब तक इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लगभग 5,893, जिनमें से 36% का समाधान किया है और 30% तो परिसमापन कर दिया है। तो ठीक ठाक इनका ओवरव्यू है या फिर रेटिंग कह सकते हैं। और क्या लाभ हो सकते हैं आईबीसी के? पहली बात तो समाधान हो गया, बिजनेस हो गया। और क्या समाधान हो सकता है? इसके अलावा देनदार जो भी हैं, जो भी देनदार होंगे, लेनदार होंगे, वो अ, उनके पास भी एक प्रकार का डेटा होगा। उनके देनदारों के पास, लेनदारों के पास व्यवहार में जो भी उनका व्यवहार होगा उसके अनुसार से दोबारा वो, ताकि ऐसा संकट की स्थिति ना हो, तो ये संकट के शुरुआती चरणों में ही उसका समाधान करने के लिए ये संस्था कार्य करेगी। तो ये भी एक प्रकार का लाभ ही है। अब हम बात करेंगे कि इसके जो अलग अलग प्रकार हैं, CIRP, PRIRP और FIRP। हालांकि ये 3 श्रेणियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में समाधान करने के लिए। CIRP की बात करें तो जो कॉरपोरेट ऋण होता है, देनदार होता है, उसमें समाधान करते हैं।
खासकर जो जो भी कॉर्पोरेट में होता है उसकी एक न्यूनतम सीमा है 1 करोड़ रुपए। सॉल्व करने का समय भी है कि लगभग अधिकतम 180 दिन 180 दिन या अधिकतम 270 दिन में कि एक में काम पूरा करते हैं। अब जो PRIRP जो करके ये कैटेगरी है, इसमें एमएसएमई वाले जो सेक्टर हैं उसमें जो दिवाला होते हैं उसका समाधान करते हैं। इसे ऋण नियंत्रण मॉडल भी कहते हैं। इसके लिए जो है योजना स्विस चैलेंज जैसा चीज़ें की सुविधा अपनाई गई है। इसकी जो मैक्सिमम अवधि है 120 दिन की है। एफ आई आर पी में क्या है, जो छोटे आकार के कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं, ये जो लोन लेती हैं अगर वो दिवाला हो जाती हैं तो जिनका जो है परिसंपत्ति का मूल्य 1 करोड़ से कम ही होता है, तो इसके लिए जो है ये एफ जो है काम करता है। इसकी जो मैक्सिमम अवधि होती है वो 90 दिनों की होती है। तो इतने दिनों में ये जो है समाधान करने की कोशिश करता है। हालांकि आईबीसी के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं, जैसे न्यायिक विलंब तो होता ही है। कई बार होता है कि बहुत देर हो जाती है और उसके बाद में उसका कारण होने का ये है कि न्यायाधीश जो हैं न्यायाधिकरण में जो पद हैं, जो न्यायाधीश हैं, उसकी रिक्ति है। निम्न रिकवरी दर, कई बार क्या होता है कि रिकवरी जो है वो एक प्रकार से हो जाती है, मतलब आधार मिल जाता है लेकिन रिकवरी हो नहीं पाती है, तो ऐसे में ये भी एक समस्या है। अगला जो है वो सीमा पार जो दिवाला होते हैं उनके ऊपर कैसे वो कानून शिकंजा कसा जाए, जो पैसा लेकर के भाग गए हैं उनके लिए कैसे रिकवर किया जाए, तो उसके लिए भी एक समस्या है कि अभी सीमा पार दिवालियापन से निपटने के लिए अभाव है हमारे पास, तो ये भी एक समस्या है। दूसरा है घर खरीदारों के अधिकारों को बरकरार रखना, तो ये भी एक प्रकार की समस्या है कि जो घर खरीदा है लेकर के कोई भी चीज़ें, जैसे लोन लेकर के या भी जो भी चीज़ें लिया है, तो उसके लिए उसको बाहर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मूल अधिकार जैसे क्षेत्रों में घुसना पड़ जाता है। और मूल अधिकार का मतलब ये है कि आप किसी को बेघर नहीं कर सकते, मूल अधिकार के रूप में आ जाता है और वो कोर्ट चला जाएगा कि आप हमें बाहर कर सकते हो, मतलब कैसे घर से बाहर कर सकते हो। तो ऐसे में जो अ, मूल अधिकार से संबंधित चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं उनकी रिकवरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है आईबीसी के लिए। अब हम बात इसमें देखिए एक शब्दावली है, सीमा पार दिवाला समाधान। सीमा पार दिवाला समाधान क्या है? दिवालिया सीमा के पार जो होते हैं, सीमा से विशेष रूप से वो लोग जो दूसरी जगह से लेते हैं ऋण, दूसरे देश से हैं और इस देश से किसी प्रकार से ऋण ले लिए, जिनके अंतर्गत कई धाराएं हैं, 234, 235 आदि कई चीज़ें हैं। सूचना उपयोगिता का कम उपयोग होता है। सूचना उपयोगिता का मतलब ये है कि डाटा बहुत कम है हमारे पास या फिर आईबीसी के पास भी, तो ऐसे में ये भी एक चुनौती बन जाती है। डाटा होने का कारण है कि हर केस में लगभग अलग अलग प्रकार से डाटा होता है, इसलिए बहुत कम ही होता है कि डाटा हमारे पास हो। आईपीएस और आईपी जो एजेंसी है, इंसॉल्वेंसी एजेंसी जो है, वो एक कार्य प्रणाली से जुड़े मुद्दे हैं, वो भी काफ़ी मुद्दे सामने आते हैं, जैसे सामान्य मानकों की अनुपस्थिति होती है, निर्णय लेने में एकरूपता का अभाव होता है, उसके बाद में दावेदारों के रिकॉर्ड रख रखाव, समुचित निगरानी, सावधानी की कमी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक समस्या बनाती हैं, चुनौती पैदा करती हैं। अब हम बात करेंगे आईबीसी फ्रेमवर्क से प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन और उनके लाभ। आईबीसी जो भी फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया गया है उसमें क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे प्रौद्योगिकी के इंट्रोड्यूस से क्या हुआ है कि परिवर्तन क्या होगा, प्रौद्योगिकी के आने से परिवर्तन क्या होगा। कई प्रक्रियाएं हैं, कई मामले हैं जो मामला प्रबंधन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रौद्योगिकी रिकॉर्ड को भंडारण करेगी, जैसा कि हमने भी कहा कि सूचना हमारे पास बहुत कम रहती है। ई प्लेटफॉर्म को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने से क्या होगा, लाभ क्या क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी पहली चीज़, और जो चीज़ें में बहुत ज़्यादा विलम्ब होता है वो विलम्ब कम होगा, बेहतर निर्णय लेना आसान हो जाएगा। तो ये प्रौद्योगिकी के आने से
ये सारी चीज़ें लाभदायक साबित होती हैं। अगला जो है वो कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रकृति यानी कि CIRP, जो कि मुख्य रूप से कहाँ सा था, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े ऋण लेते हैं, तो उनके लिए जो है वो न्याय निर्णय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके लिए परिवर्तन क्या क्या होगा, अनिवार्य रूप से आवेदन जो है वो स्वीकार करेगा। कोई भी बड़ी चीज़ कंपनियां डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके लिए भी ये उपयोगिता रखेगा, डाटा रखेगा। लाभ भी इसके कई होंगे कि समय की बचत होगी, वही सारे लाभ जो ऊपर थे, पारदर्शिता, कम विलंब, लगभग वैसे ही लाभ हैं। दिवाला समाधान प्रक्रिया को सरल बनाना, इंसॉल्वेंसी में कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बहुत जटिल बनी हुई हैं अभी भी, तो उसमें केंद्र सरकार के विशेष CIRP के प्रशासक की नियुक्ति करने की बात हो या फिर और भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें फंसी रहती हैं। लेकिन इस प्रस्ताव से आने से ये सारी चीज़ें बदलेंगी, इससे लाभ भी होगा। लाभ होगा, जैसे नियुक्तियाँ होंगी वैसे जो न्यायिक क्षेत्र की नियुक्तियाँ हैं वो भी होंगी और उससे न्यायिक प्रक्रिया के भी बेहतर होगी। जो केसेस हैं वो जल्दी सॉल्व होंगे, निर्णय लेना आसान हो जाएगा। परिसमापन प्रक्रिया, इसका उद्देश्य क्या है? यह है कि यदि किसी परिसमापन संभव नहीं है तो परिसमापन की प्रक्रिया को पुनर्गठित किया जाएगा। ठीक है, बढ़िया चीज़ है। ऋणदाताओं की समिति कंपनी के प्रत्यक्ष विघटन के लिए AA से अनुरोध कर सकती है। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? एक प्रकार से एक बेहतर निगरानी बनेगी। दोहराव के कारण होने वाली देरी को कम करके उसकी दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। अन्य क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर के IBC में परिवर्तन प्रस्तावित करने का एक उद्देश्य है कि जितना जल्दी हो सके सेवा अच्छी दी जाए, पारदर्शिता को बढ़ावा जाए, न्यायपूर्ण सेवा हो और जिससे कम से कम देश को नुकसान न हो। इसका एक यही लक्ष्य है। आगे की राह क्या हो सकती है? आगे की राह यही है कि जो रिक्तियां हैं कम से कम न्यायिक क्षेत्रों की और भी जो महत्वपूर्ण पद हैं तो उन रिक्तियों को भरा जाए। दूसरा, जो वैश्विक मानक के अनुरूप हेयर कट की मात्रा तय करने के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित किया जाए, तो ताकि कम से कम एक स्तर की छूट हो और एक स्तर की छूट हो और एक सीमा तक पेमेंट करना पड़े। ऋण की राशि और संपार्श्विक जो भी जमानत है के रूप में उपयोग की जाने वाली संपत्ति जो है वो वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर जो है उसे हम हेयर कट कहते हैं। तो उस अंतर को कम ही किया जाए, ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो नुकसान ज़्यादा होता है। ऐसे में उसे कम किया जाए। अब क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो है यानी कि सीमा के उस पार जो दिवालिया होते हैं उनके लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय कानून होना चाहिए और एक बेहतर कानून हो तो ज़्यादा सही है। पेशेवर कोड तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे लोग जो फ्रॉड हैं, बार बार पैसा लेकर के बैंकरप्ट होते हैं और फिर समस्या भी दिखाते हैं, उनके लिए भी उनका भी एक डाटा हो ताकि उनको बार बार पैसा ना दिया जाए। एकल पेशेवर स्वनियामक स्वविनियामक IPA एजेंसी जो है की स्थापना करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, IBC को लगातार संशोधन करने का प्रस्ताव इसीलिए रखा गया है कि उसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और दिवाला पहली बात तो होने ना दिया जाए और अगर हो भी जाए तो उसकी रिकवरी जो है वो बड़ी आसानी से हो जाए। कोई भी व्यक्ति चालाकी से पैसे को लेकर के भाग न सके। चलिए, लोन लॉस प्रोविजन अगला टॉपिक है। लोन लॉस प्रोविजन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने एक चर्चा पत्र जारी किया था। इसका उद्देश्य यही है कि जो अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण होते हैं, अपेक्षित क्रेडिट हानि कह सकते हैं जिसे है, उस व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो क्या होता है, पहली चीज़ें आप समझिए। इसके तहत क्या होता है, लोन लॉस प्रोविजंस क्या है? तो इसके तहत बैंक संभावित ऋण, जो भी ऋण है या फिर चूक जो डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं उसका प्रबंधन करने के लिए कुल ऋण के अनुपात में एक निश्चित धनराशि को लोन लॉस प्रोविजंस के रूप में सुरक्षित रख देते हैं। यानी कि जो भी चूक है, जैसे मान लीजिए एक वित्तीय वर्ष में X रुपया चूक है, चूक प्रबंधन है, तो जितना है उसका एक विशिष्ट अनुपात निकाला जाए और उतना धन जो है वो बैंक जो है सुरक्षित रखे अपने पास।
तो ऐसे में क्या होगा कि बैंक जो है ना अचानक डूबेंगे नहीं, अचानक घाटे में नहीं जाएंगे, तो सुरक्षित रखें। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि पूरी तरह या आंशिक रूप से ऋण हानि को कवर करने के लिए बैंकों द्वारा निर्धारित आय विवरण व्यय है। तो कुल मिलाकर के वही है कि बैंक जो है अचानक डूबे नहीं, ताकि समाज को और भी लोगों को उससे नुकसान ना हो, सरकार को नुकसान ना हो, और बैंकों द्वारा बैंक ऋण पोर्टफोलियो के संभावित नुकसान को कम किया जा सके। सही है। इसके दृष्टिकोण कई हैं। कारक क्या है? कारण यही है, बैंक की लॉस हिस्ट्री और आंतरिक रेटिंग, उसको बरकरार रखो। बैंकों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अपेक्षित स्तर, आर्थिक स्थितियां, अन्य बैंकों का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वर्तमान में भी कई चीज़ें सामने आती हैं। वर्तमान में भारत में बैंकों की जो हानि है, उपगत हानि कहेंगे, तो वो भी उसके लिए एलएलपी या फिर इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा कि एक पहले से रखी हुई राशि होगी जो अचानक बैंकों को डूबने नहीं देगी। प्रोसाइक्लिकल एलएलपी से जुड़ी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? आर्थिक उत्थान की समस्याएं। आर्थिक उत्थान की समस्या कैसे हो सकती है? जैसे अगर बैंक अपनी पूंजी का, वैसे भी बैंक सीएसआर, एसएलआर, ये सारी चीज़ें रखते हैं। अगर वो अपने दिए हुए ऋण का या फिर जो चूक हुए या फिर डिफ़ॉल्ट हुए ऋण का भी एक विशिष्ट अनुपात अपनी पूंजी के रूप में रखेगा, तो बैंक जो है वो उसके पूंजी मार्केट में जा ही नहीं पाएगी। और उसकी पूंजी पूरी तरीके से अगर मार्केट में नहीं जाएगी तो बैंक का डेवलपमेंट बहुत कम हो जाएगा। और बैंक का डेवलपमेंट अगर कम होता है तो उससे जो है लोगों को ऋण नहीं मिलेगा। लोगों को ऋण नहीं मिलेगा तो आर्थिक उत्थान की समस्या बढ़ेगी। तो इससे न केवल बैंक का नुकसान है बल्कि समाज के अन्य लोगों का भी नुकसान है। दूसरा क्या समस्या हो सकती है? दूसरी समस्या है ऋणों की लागत को कम करके आंकना। ऋणों की लागत को कम करके आंकना, साथ ही ऋण देने के मानक कम प्रतिबंधात्मक हो जाते हैं, जिससे क्या होगा कि ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तो ऋणों की लागत को अगर कम आंकेंगे तब भी एक समस्या बन के आएगी सामने। आर्थिक गिरावट की अवधि के दौरान एलएलपी जो भी है उसमें अचानक वृद्धि होती है। अचानक वृद्धि होगी तो ये भी एक बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि सभी लोग सोचेंगे कि बैंक से चूक करते हैं और उसके बाद में उसका जो है रिफंड अपने आप से हो ही जाएगा। और लोग क्या, सरकार भी एक प्रकार से डिपेंड हो जाएगी कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में निर्भर हो जाएंगे कि हमारा जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो उससे आर्थिक स्लोडाउन की स्थिति बन सकती है। बैंक ऋण देने की गतिविधि में अधिक प्रतिबंधात्मक नियम लागू करते हैं। इससे क्या होता है कि आर्थिक गिरावट के प्रभाव बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रबंध होंगे तो आर्थिक गिरावट भी होगी। ये सारी चीज़ें हैं। अब एक इसमें है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट मानक। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब है ही, लेकिन पेपर में ऐसे टॉपिक बहुत कम ही पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक क्या है? एक प्रकार का वो है, क्या कहते हैं, रेटिंग जारी करने वाला, एक रिपोर्ट जारी करता है। क्या करता है ये? IFRS लेखांकन मानकों का एक समूह है जो निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरण में विशेष प्रकार के लेन देन या फिर घटनाओं को कैसे शामिल किया जाए, कैसे कैसे उसको पेश किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा विकसित और अनुरक्षित होता है ये। तो ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये भी एक दूसरा बोर्ड है जो इसी प्रकार की विधियों को मापता है। पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक परिषद ये भी है जो इसे IAS या फिर ये IASB द्वारा समर्थित दिया गया है
उसमें संशोधन किया गया है। 1973 में गठन किया गया था। बैंकों के चूक प्रबंधन का समाधान करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब आगे इसकी बात करें तो इसका महत्व क्या है, इसका कारक क्या है। तो इसके कारक में ईसीएल मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस व्यवस्था के तहत एलएलपी पर प्रस्तावित एक रूपरेखा दी गई है। अब रूपरेखा में क्या है, एक बार पहले भी आई थी 2018 में, लेकिन उसे बाद में हटा दिया गया था। फिर से एक दिशा निर्देश दिया गया है, 3 चरणों में बांटा गया है और इन 3 चरणों में कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण। वित्तीय परिसंपत्तियां क्या हैं? वित्तीय परिसंपत्तियां, उसके वर्गीकरण में तीन चरण में इसको बांटा गया है। पहला प्रारंभिक चरण में क्या है? पहला चरण क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, यानी क्रेडिट जोखिम कम है, ठीक है। दूसरा चरण क्या है? प्रारंभिक पहचान के बाद ऋण जोखिम में से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन हानि का कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं है। पहले में जोखिम बहुत कम है, दूसरे में लाभ भी नहीं हुआ और हानि भी, कह सकते हैं कि हानि भी कोई नहीं हुई है ज़्यादा, क्योंकि उसका प्रमाण नहीं है। लेकिन तीसरा जो है उसमें हानि हुई है, और न केवल हानि हुई है बल्कि उसके प्रमाण भी हैं, उसके साक्ष्य भी हैं। तो ये सारी चीज़ें परिसंपत्तियों का वर्गीकरण है। जब भी कोई होगा चूक, डिफ़ॉल्ट, तब उसको 3 स्तरों में रखा जाएगा कि ये चीज़ें हमें मिलेंगी, ये चीज़ें अभी नहीं मिल पाएंगी, और ये चीज़ें लॉस हो गई है, ठीक है। परिसंपत्तियों के लिए प्रोविजंस टाइम पीरियड है 12 महीने जीवन पर्यंत, उसके बाद में अप्रत्याशित जीवन पर्यंत, जो भी कह सकते हैं। एक सीमा तय की गई है छोटे बैंकों के लिए भी, और खास करके छोटे बैंकों के लिए भी, ताकि छोटे बैंक में क्या है ना कि अगर कोई पैसा नहीं दिया तो उनके डूबने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए उनके पास एक सीमा है कि एक सीमा के बाद जो है वो लोन जो है वो नहीं दे सकते। ईसीएल से संबंधित कुछ चिंताएं हैं, बैंक सॉल्वेंसी बेहतर होगी। चलिए ठीक है, एक लाभ हो गया। कुछ लाभ हैं, कुछ चिंताएं हैं। लाभ में बैंक सॉल्वेंसी बेहतर होगी, अच्छी चीज़ है। बैंकिंग प्रणाली में लचीलेपन में वृद्धि होगी, अच्छी बात है। ऋण घाटे को कम करने के लिए एक प्रोविजंस किए जा सकते हैं। भारत के क्रेडिट लॉस प्रोविजन को वैश्विक विनियामक ढांचे के अनुरूप बनाया जा सकता है। पारदर्शिता में वृद्धि हो सकती है, बढ़िया चीज़ है। चिंताएं भी हैं। चिंताएं क्या है? बैंक की जो पूंजी है वो उच्च प्रभाव में रहेगी प्रोविजंस के, वो भी सही है। एक प्रकार की बड़ी चिंता बन सकती है कि लोग जो है निर्भर हो गए। पर्याप्त जो है प्रोविजंस सृजित करने के लिए इसकी क्षमता जो है और उसकी गंभीरता और समय के अंतराल पर निर्भर करती है। टाइम का भी एक इशू आता है। उतार चढ़ाव का पता लगाने के लिए जो बिजनेस साइकिल डेवलपमेंट है, ये भी मुश्किल में पड़ सकती है। मुश्किल है इसका पता लगाना भी। चिंताओं को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे आरबीआई एक व्यापक मार्गदर्शन जारी करेगा, ठीक है। एक मॉडल तैयार होगा आरबीआई के मार्गदर्शन का अनुपालन की अगर हम बात करें तो बैंकों के पास उपलब्ध जो प्रासंगिक डेटा है उसका उपयोग होगा, उचित बैंक टेस्टिंग होगा, मॉडलों का आंतरिक सत्यापन होगा। भारतीय रिजर्व बैंक प्रोविजंस के एक न्यूनतम स्तर को निर्दिष्ट करेगा। बैंकों के पास जो है इक्विटी टियर 1 टियर 2 ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी एक पर्याप्त सीमा होगी समाप्त होने की, 5 वर्ष या जो भी है। तो ऐसे में ही सारी चीज़ें काम करेंगी। अब हम बात करें कि कुछ संबंधित सुर्खियां, इससे संबंधित क्या सुर्खियां हैं। जैसे हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की ने पहली तनावग्रस्त परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया, ठीक है। ये क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो एक प्रकार का बैड बैंक है। इसे अपनी तनावग्रस्त परिसंपत्ति जो एनपीए है उसके लिए ये उधारदाताओं से जो है प्राप्त करने के लिए काम करती है। हमारे यहाँ भी ऐसी कई संस्थाएं हैं, अभी हमने ऊपर कई संस्थाओं के बारे में पढ़ा ही है। तो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटने के लिए लगभग सभी परेशानी है और इनका काफ़ी महत्व भी सामने आता है। बैड बैंक का महत्व क्या है? एनपीए को कम करना, ठीक है।
और उसके बाद में इसकी जो रिकवरी है, मान लीजिए हो भी गया है एनपीए, तो उसकी रिकवरी के लिए सुधार किया जाए। एमएसएमई और एआरसी इसके लिए, ताकि अवसर मिले, नए विकास को बढ़ाया जा सके। प्रबंधन करने के लिए एक प्रकार का दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। कर्जदाता कैसे कैसे किसी को कर्ज देता है, उसके बाद में वो फिर कर्ज जो है कैसे कैसे लोन बन जाता है, और फिर कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाता है, और कैसे उसका परिसंपत्तिकरण किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगला जो है वो आपका टॉपिक है तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण का फ्रेमवर्क। लगभग 3-4 टॉपिक एक एक जैसा ही है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो। दोबारा करके आप वीडियो देखिएगा तो शायद आसानी से आप इसको समझ पाएँगे। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण का फ्रेमवर्क क्या है? आरबीआई ने एसएसएएफ पर एक चर्चा पत्र जारी किया था। क्या है ये भाई एसएसएएफ? इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रतिभूतिकरण में ऋणों की पूलिंग और फिर उन्हें स्पेशल पर्पज एंटिटी को बेचना इसमें शामिल होता है। कोई भी ऋण है, ऋण पूलिंग है, और उसको स्पेशल पर्पज के लिए बेचना उसमें शामिल होता है, जिसे प्रतिभूतिकरण कहते हैं। इसके पश्चात यह संस्था ऋण पूल द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों को जारी करता है। कैसे करता है ये? जो स्पेशल पर्पज एंटिटी है, या फिर जो कहें कि स्पेशल पर्पज है, इसमें क्या होता है कि एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए संगठित एक कंपनी होती है, या फिर कंपनी कहें या ट्रस्ट कहें, जो भी कहना चाहें आप। स्पेशल पर्पज व्हीकल इसे भी कह सकते हैं। तो ये भी होता है। प्रतिभूतिकरण में ऐसे लेन देन शामिल होते हैं जो परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम को अलग अलग जोखिम प्रोफाइल वाली व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में पुनर्वितरित करते हैं। तो ये ठीक है। परिसंपत्तियों निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। कैसी परिसंपत्तियाँ हो सकती हैं? जैसे एक होता है मानक मानक परिसंपत्तियाँ, स्टैंडर्ड एसेट्स। एक होता है गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, जिसे हम एनपीए कहते हैं, जो लगभग 89 दिन तक अगर नहीं दिया गया तो फिर वो एनपीए घोषित हो जाता है। और ऐसे कई परिसंपत्तियाँ होती हैं, तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ, जो भी हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे एसएसएएफ जो चर्चा पत्र आया है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि जो मानक परिसंपत्तियाँ हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, उनके प्रतिभूतिकरण की तर्ज पर एसपीई मार्ग के जरिए एनपीए के प्रतिभूतिकरण को सक्षम बनाना। यानी कि जो जो मानक प्रतिभूतिकरण है, उन्हीं की तर्ज पर एक जो एनपीए हो रहे हैं दूसरे कंपनी का, क्योंकि एनपीए बहुत ज़्यादा है, तो उस एनपीए को कैसे प्रतिभूतिकरण किया जाए, उसके लिए ये जो है एसएसएएफ जो है वो लाया गया है। तो इसके ऊपर वाला भी टॉपिक, इसके जस्ट ऊपर वाला टॉपिक, ये सारे टॉपिक जो है एनपीए से ही लगभग संबंधित हैं, चाहे वो आईबीसी वाला हो, चाहे इसके बाद वाला टॉपिक हो। तो ये लाया गया है। इसके लाभ क्या होंगे? इसके लाभ ही देख सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाज़ार की बात करें तो बाज़ार को क्या लाभ होगा? इससे बाज़ार को क्या लाभ होगा कि बाज़ार में भारत में एक मजबूत और बेहतर प्रतिभूतिकरण बाज़ार का विकास कर भारत अपने ऋण जोखिम बाज़ार को मजबूत कर सकता है, मजबूत बना सकता है। तो ये एक बड़ा लाभ होगा। दूसरा लाभ क्या हो सकता है कि जो सरल प्रतिभूतिकरण संस्था संरचना है, उसको जो है आसान बना दिया जाए, उसको जो है सुगम बना दिया जाए। बाजार के भीतर जो जोखिम है, उनका जो है वितरण है, उसको जो है उसको उसके वितरण को उसको सरल किया जाए, ताकि समस्याएं बाजार में ज़्यादा ना हो, स्मूथ तरीके से काम हो। वित्तीय संस्थान की बात करें तो वित्तीय संस्थाओं में जो भी चीज़ें हैं, ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक बाजार आधारित तंत्र प्रदान कर देगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, बैड लोन्स को बेचेगा आदमी। दूसरा क्या है, परिसंपत्तियों पर ऋणदाताओं के लिए अग्रिम तरलता, जो भी अग्रिम तरलता की बात कर रहा है ये, तो शुरू में पैसे देगा, ठीक है। विनियामकीय पूंजी आवश्यकताओं में कमी, एनपीए की बिक्री और समाधान की गुणवत्ता में सुधार। तो ये सारी चीज़ें जो है वो संस्थागत, वित्तीय संस्थागत लाभ हैं। निवेशकों के लिए भी लाभ है, तो संस्था के लिए लाभ है, बाजार के लिए लाभ है, निवेशक के लिए क्या लाभ है?
निवेशक के लिए यही लाभ है कि जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं उनका जो है एक विकल्प खुल जाएगा, एक वैकल्पिक निवेश मार्ग तक पहुंच हो जाएगा। जो पैसे रुके हुए हैं, जो पैसे नहीं आ रहे हैं, उनका एक मार्ग खुलेगा। पोर्टफोलियो विनियमीकरण पोर्टफोलियो विविधीकरण में मदद करेगा। एआरसी के लिए आय के अधिक अवसर मिलेंगे। ऐसी सही कई चीज़ें हैं, जैसे कि एआरसी हुआ और भी चीज़ें हैं जो जिसमें ज़रूरत है आर्थिक अवसर की, तो उसमें ये पैसा जो है लगाया जा सकता है। प्रतिभूतिकरण जारी करके काफ़ी लाभ जो है वो देश कमा सकता है। जो पैसे एनपीए हैं या फिर डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, चूक हो चुके हैं, उनके ज़रिए। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। 3.8 भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग। प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपया से अधिक रुपए का जो लगा करके अनावरण किया था अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं के लिए। ये अंतर्देशीय परियोजनाओं का लाभ क्या क्या है, या फिर इसकी हम पहले बात करते हैं उद्देश्य क्या है। पूर्वी भारत में परिवहन, व्यापार, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है। तथ्य की अगर हम बात करें तो जलमार्ग विकास परियोजना के तहत, किसके? जलमार्ग विकास परियोजना। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, जलमार्ग विकास योजना के तहत कहाँ से? पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। तो कुल क्षमता जो है उसकी है 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। ठीक। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। गुवाहाटी में ही पांडु टर्मिनल्स में जहाज मरम्मत सुविधा की भी आधारशिला रखी गई। एलिवेटेड रोड के निर्माण की आधारशिला रखी गई। गंगा नदी के किनारे 60 से अधिक सामुदायिक घाटों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? कि गंगा नदी के आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो स्थानीय लोग होंगे, स्थानीय समुदाय होंगे, उनकी आजीविका में सुधार होगा। जलमार्ग विकास परियोजना। जलमार्ग विकास परियोजना एक प्रकार की परियोजना है। क्या काम कौन सा एजेंसी काम करती है? तो पत्तन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। तो मंत्रालय, इसका ध्यान रखना है आपको। विश्व बैंक के सहयोग से काम करती है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि 1500 से 2000 टन के वजन वाले बड़े जहाज़ों के लिए नेविगेशन के लिए वाराणसी से हल्दिया के बीच जलमार्ग का निर्माण करना है। कई विशेषताएं और भी। 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है। विकास और विनियमन हेतु मल्टी मॉडल टर्मिनल एमएमटी जलवायु विकास परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है। हल्दिया एमएमटी इस योजना के तहत जो है वो साहिबगंज से बनारसी ये सारी चीज़ें का निर्माण होता है। ये जो दिया गया है एक मैप, इसमें कुछ नेशनल वाटरवे दिए गए हैं 1 2 3 4 10 83 85 91 68। ठीक है। 111 73 100 और 97। इनको आपको पता होना चाहिए कि कौन से नदी पर हैं। आप इसको याद करिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी खास करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा वो इन्हीं में से एक करके पूछेगा। डायरेक्ट हो सकता है जलमार्ग से क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन नदियों और जलमार्ग और कुछ पर्यावरण का क्वेश्चन मिला करके पूछ सकता है। तो इसको आप एक बार देखिए, और ये सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको एक बार नज़र दौड़ाना पड़ेगा इस पर। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016। इसके तहत क्या हुआ कि 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए। 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए। भारत में अभी तक कुल परिवहन की अगर हम बात करें तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन की जो हिस्सेदारी है वो केवल 0.5% है, 0.5% है, तो जो कि बहुत कम है। जबकि दूसरे देशों की हम बात करें तो नीदरलैंड में तो 42% है, चीन में तो 8.7%, यूएसए भी 8.3%, यूरोप की बात करें तो 7% है। भारत में 0.5% है, यानी कि बहुत कम है। तो भारत का जो है लगभग 65% माल ढुलाई जो होती है वो सड़क पे होती है। तो ठीक है, सड़क पे 27%, रेलवे पे। तो ठीक है, हमें बढ़ाना चाहिए। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 दस्तावेज के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से किए जाने वाले माल ढुलाई के स्तर को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
अब हम बात करें कि अंतर्देशीय जलमार्ग के लाभ क्या हैं। पहला लाभ पूंजी की बचत होगी। पूंजी की बचत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी तुलना में सड़क, रेल पे परिवहन में ईंधन और भी सारी चीज़ें लगती हैं, तो पूंजी की बचत होगी। ठीक है। परिवहन लागत में बचत होगी। जो परिवहन लागत है, जो दूसरे परिवहन में पैसा लगता है, जो इसमें देखिए कई परिवहन दिख रहे हैं, तो वो सारी बचत हो जाएगी। पर्यावरण के अनुकूल होगा। पर्यावरण के अनुकूल कैसे होगा कि जो भी साधन हैं सड़क पे चलते हैं, वो प्राकृतिक गैस, तेल, सीएनजी, एलएनजी जो भी है, उन सारी चीज़ का जो है वो बच जाएगा। प्रति टन किलोमीटर ईंधन खपत में भी कमी आएगी, ये भी एक बड़ा लाभ है। एलएनजी, सीएनजी इंजनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि शोर का स्तर भी डीजल इंजनों की तुलना में कम होगा, यानी नॉइस पोल्यूशन जो है वो भी कम होगा। नदी के प्रवाह में भी सुधार होगा, क्योंकि अगर नौ परिवहन होगा तो नदी में पानी रहेगा, और नदी में पानी रहेगा तो भी एक प्रकार का सुधार होगा। क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि होगी। क्षेत्रीय व्यापार यानी कि जिस जिस जगह पर नदी होकर के जाएगी, वहाँ के जो व्यापार होंगे वो भी तेज़ी से फले फूलेंगे, रोजगार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, अवसर बढ़ेगा, आर्थिक अवसर ज़्यादा बढ़ेगा, स्थानीय समुदायों की पहुंच वृद्धि होगी। राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए हालांकि उसके विकास के लिए कुछ चुनौतियां अभी सामने नज़र आ रही हैं। चुनौती क्या है? निवेश का निम्न स्तर है। बहुत कम लोग हैं जो इसमें निवेश करना चाहते हैं। लोग सड़क वाहन पे और भी जो चीज़ें हैं उस पर निवेश करना चाहते हैं। सहायक सुविधाओं के विकास के लिए उच्च लागत। तो जो इसकी सहायता के लिए जो पैसा चाहिए नौ परिवहन के लिए, नौ वाहन के लिए, उसमें उसके लिए थोड़ा सा लागत शुरुआत में ज़्यादा लगेगी। तो एक प्रकार का ये भी एक चुनौती ही है, समस्या है। IWT से जुड़े निवेश को उच्च जोखिम वाला निवेश मानना लोगों की धारणा है। तो बैंक, निजी कंपनियां भी इस पर जो है वो ना ऋण दे रही हैं, ना पैसा लगा रही हैं। तकनीकी चुनौतियां भी हैं। तकनीकी चुनौतियां क्या है कि नदी का विकास जो है वो अभी भारत में उतना बेहतर नहीं है। कई नदियां उतना चौड़ी नहीं हैं, कई नदियों में उतनी गहराई नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, तो जिसको बनाने के लिए तकनीकी समस्या भी सामने आ रही है। हालांकि अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए कुछ पहल शुरू की गई है, जैसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। कार्गो की लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया गया था। और उसके बाद में IWAI के द्वारा एकीकृत राष्ट्रीय परिवहन जलमार्ग को ग्रिड अध्ययन भी किया गया है। औद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला परियोजना बहुत फेमस रही है। नदी को जोड़ने के लिए नदी जोड़ो कार्यक्रम सही है। जलमार्गों के लिए केंद्रीय सड़क निधि की आय का लगभग 2.5% जो है वो प्रस्तावित किया गया है। आगे की राह के लिए क्या हो सकता है कि नौ परिवहन संबंधी जो बुनियादी ढांचा है उसकी स्थापना की जाए। पहले प्रकृति के साथ कार्य किया जाए, मिल करके जलीय जैव विविधता में होने वाले नुकसान को रोका जा सके। ठीक है। नीति आयोग ने अपनी कार्य योजना में भी अंतर्देशीय जलमार्गों की कनेक्टिविटी और उसकी दक्षता की बढ़ोतरी की सिफारिश की है, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। अंतर्देशीय जलमार्गों के प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। प्रशासन भी एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण चीज़ है। समुद्री नौवहन पर आरोपित प्रतिबंधों में ढील दी जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा उसमें ढीलापन होना चाहिए। अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का विकास किया जाना चाहिए। नौवहन मार्गों को साल भर संचालनरत बनाए रखने के लिए कई उपाय किए जाने चाहिए। पहला कि जो वहाँ नदियों में गाद जमा हुए हैं, मिट्टी जमा हुई है, या फिर जो भी कहें, उसकी सफाई हो, पानी का निरंतर प्रवाह हो, ठीक है, गहराई हो ठीक से, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है आपका, वो है आपका तकनीकी वस्त्र। तकनीकी वस्त्र में क्या है कि हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन नामक एक फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो क्या है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, उसके बारे में क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है आप देखते हैं। निजी और सार्वजनिक अकादमिक संस्थानों को तकनीकी वस्त्रों में सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशा निर्देश, तकनीकी वस्त्रों में इंटर्नशिप
समर्थन के लिए अनुदान हेतु सामान्य दिशा निर्देश, 2 प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक अकादमिक संस्थानों के लिए और जो लड़के इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए अनुदान की बात की गई है। उद्देश्य क्या है? जो एनएनटीएम है, यानी कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, उसके शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल, इन सारी चीज़ों के लिए शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना है। ठीक है? इसमें कई सभी लोग शामिल हो सकते हैं, इंजीनियर्स हों, पेशेवर हों, एक्सपोज़र हों, जो भी है इसमें सब शामिल हो सकते हैं। इसको एक्सपोज़र के रूप में बढ़ावा देने का भी एक उद्देश्य रखा गया है। निजी और सार्वजनिक अकादमिक संस्थानों को तकनीकी वस्त्रों में सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। तकनीकी वस्त्रों में डिग्री प्रोग्राम आरंभ किए जा सकेंगे। मतलब अगर आप सीखते हैं तो आपको एक डिग्री मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन क्या है। तो स्टार्ट कौन करता है? वस्त्र मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक रूप से अग्रणी बनाना और घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है। 15 से 20% प्रतिवर्ष की औसत वृद्धि दर जो है वो 2024 तक तकनीकी वस्त्र के घरेलू बाजार के आकार को बढ़ाएगी 40 से 50 अरब डॉलर तक। फोकस क्या है? विभिन्न प्रमुख मिशन कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे क्या होगा? बाजार का विकास, बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सारी चीज़ें जो है वो सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इसके लिए इसके 4 घटक बनाए गए हैं। 4 घटक क्या है? पहला, अनुसंधान, नवाचार, विकास होना चाहिए। दूसरा, बनाने के बाद प्रमोशन करो, बाजार विकास करो। फिर निर्यात के प्रोत्साहन दो। फिर क्या करो? शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल के विकास के लिए उस पूंजी से, जो प्राप्त पूंजी है, उसको उसमें लगाओ। ठीक है? तो ये सारे दिशा निर्देश हैं। वित्त पोषण संबंधित प्रावधान भी कुछ किए गए हैं। तकनीकी वस्त्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने की सहायता के लिए भी बात की गई है। तो ये एक प्रकार से रोजगार की भी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसका महत्व क्या होगा? सबसे पहले इसका महत्व देखते हैं। लागत प्रभावी होगा और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल होगा। कैसे? मजबूती है इसमें, कम वजन वाला है, तो एक धातु के विकल्प के रूप में एक प्रयोग किया जा सकेगा। अत्यधिक मजबूत है, कठोर है। इन्हें परिवहन, भारी औद्योगिक, बैलिस्टिक, एरोस्पेस और समुद्री क्षेत्रों में उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा तकनीकी वस्त्र जो होंगे वो बहुत मजबूत होंगे। पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय है, तो पर्यावरणीय दृष्टि से कोई नुकसान नहीं है, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। ठीक है? उसके बाद में लचीली, सतत और बहुउपयोगी उत्पादन प्रक्रिया है। आप इसमें एक के बजाय 2-4 काम कर सकते हो। स्वास्थ्य, उपभोक्ता, वस्तुओं के उत्पाद और ये सारी चीज़ों के रूप में आप इसको देख सकते हैं। टिकाऊ होने के साथ-साथ कम वज़नी है, वज़न ज़्यादा नहीं है। एयर बैग, कन्वेयर बेल्ट, सेल्फ क्लॉज, बुलेट प्रूफ वस्त्र, आर्मी जवानों के लिए बुलेट प्रूफ वस्त्र जैसी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भी लाभ हो सकते हैं। एकरूपता के रूप में उच्च स्तर तक बनाए रखने के लिए लॉजिस्टिकल सुविधा प्रदान करेगा। और भी चीज़ें हैं जो कि इसका लाभ पहुंचाती हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि तकनीकी वस्त्र क्या है। तकनीकी वस्त्र क्या है? तकनीकी वस्त्र एक वस्त्र सामग्री है, उत्पाद है, ठीक है, जो सौंदर्य विशेषताओं की बजाय मुख्य रूप से तकनीकी कार्यों को, कार्यान्वयन गुणों को निर्मित किए जाता है। तकनीकी वस्त्र और भारत की अगर हम बात करें तो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा बाजार भारत है तकनीकी वस्त्र में। 250 बिलियन डॉलर के वैश्विक बाजार आकार में भारत की मौजूदा स्थिति जो है वो लगभग 20 बिलियन डॉलर की है, जो लगभग 8% है। ठीक है? भारत में इस क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर 8% है। उन्नत देशों की लगभग 5 से 10% है। ठीक है? 12 अलग अलग श्रेणियां हैं। मेडिटेक है, इसमें डायपर, सैनिटरी नैपकिन, ये चीज़ें हैं। ऐसे मोबिलिक टेक है, मोबिल टेक है। इसमें एयर बैग, हेलमेट, नायलॉन टायर और ये सारी चीज़ें बनती हैं। ऐसे ऐसे करके 12 अलग अलग हैं। इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तकनीक वस्त्र क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हैं? जागरूकता की कमी है, पहली चीज़। बुनियादी ज्ञान की कमी है, कौशलता की कमी है, कुशल कार्यबल का अभाव है, अनुसंधान और विकास की कमी है, जिससे विविधीकरण के अभाव का सामना करना पड़ता है। तकनीकी वस्त्रों का आयात जो है, आयात बहुत ज़्यादा होता है, तो आयात को हमें कम करना चाहिए। हमें अपनी
अपनी जो आत्मनिर्भरता है इसमें बढ़ानी चाहिए। उसके लिए सरकार ने कई पहल भी शुरू की है, जैसे तकनीकी वस्त्रों के लिए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर्स कोड भी शुरू किया है। स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई कर दिया है। उद्यमशीलता को बढ़ावा करने के लिए इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना शुरू किया है। संशोधित प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन और फंड योजना भी किया है। टेक्नोटेक्स इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए हैं। और क्या लाभ हो सकते हैं? भारतीय तकनीकी वस्त्र जो है वो चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं? तो इसमें क्या है, मात्रा के अभाव है, क्षमताओं का अभाव है। तो तकनीकियों की और भी कार्यबलों की, कुशल कार्यबलों की, संरचनात्मक मुद्दे हैं, आयात पर ज़्यादा होता है, निर्यात बहुत कम होता है, क्योंकि वस्तुएं तैयार ही नहीं हो पाती हैं, और जो वस्तुएं तैयार भी होती हैं उनका दाम बहुत ज़्यादा होता है। आगे की राह की बात करें तो जागरूकता बढ़ानी चाहिए और कुशल कार्यबल अ, होना चाहिए। इसके लिए आपको शिक्षा देनी पड़ेगी और उसके बाद में उन्हें कुशलता देनी पड़ेगी। घरेलू विनिर्माताओं के लिए एक अवसर जो है वो बनाया जा सकता है आगे की राह में, कि जो घरेलू, कम से कम खासकर औरतें जो हैं वो इस उद्योग में शामिल अगर हो जाएँ तो ज़्यादा सफल होने का चांस है, जिससे घरेलू निर्माताओं के लिए एक अवसर भी बन जाएगा। तकनीकी वस्त्र उत्पादों एवं घटकों की लगातार पहचान करने के साथ साथ भारत को ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि कैसे तकनीकी वस्त्रों में आत्मनिर्भर बन सकें, और न केवल आत्मनिर्भर बन के अपनी आपूर्ति कर सकें बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकें। अब ये इकोनॉमिक्स लगभग लगभग ख़त्म है। संक्षिप्त सुर्खियाँ कुछ दिया गया है 3.10 में। तो इसमें कुछ 8-10 संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उठाए गए हैं। पहला टॉपिक है बहुराज्य सरकारी समितियाँ अधिनियम 2002। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अधिनियम जो है वो लाया है, इसको मंजूरी दी है। इसमें क्या होगा कि सरकार के जो 3 स्तर, 3 एमएससीएस की स्थापना में सहकार से समृद्धि, यानी सहकारिता से माध्यम से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उसके लिए जो है 3 नई सहकारी संस्थाएं शुरू की गई हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति। इसमें क्या होगा, इसका महत्व क्या होगा कि निर्यात के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर निर्यात करनी है तो उसमें ये एक बड़ा संगठन माना जाएगा, और इसके नीचे और भी कई चीज़ें होंगी। इसमें प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सरकारी समितियां शामिल होंगी, जिसमें प्राथमिक समितियां, जिला समितियां, राज्य समितियां और भी सारी चीज़ें शामिल होगी। इसके सदस्य बन सकती हैं। अधिक निर्यात में से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होगी। अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो फिर रोजगार में वृद्धि होगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, भारत जो है आत्मनिर्भर बन पाएगा। अगला जो सहकारी संस्थाएं हैं वो राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी जैविक, यानी कि ऑर्गेनिक समिति बनाई गई है। इस समिति में क्या होगा? इस समिति में वैश्विक उत्पादों की मांग व खपत की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जैविक उत्पादों का उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी, संस्थागत सहायता प्राप्त हो सकेगी, संपूर्ण पूर्ति श्रृंखला का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। तो ये बढ़िया है। राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बीज समिति, इसमें क्या है कि उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक संगठन के रूप में, शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी। तो इससे क्या होगा कि देशज प्रकृति के जो व्यापार हैं, बीज हैं, उसको संरक्षण में, संवर्धन में सहायता मिलेगी। बीज प्रतिस्थापन दर जो है उसको, दर को बढ़ाएगी। आयातित बीजों की निर्भरता जो है कम होगी, हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सहकारी समितियों, हालांकि राज्य सूची का विषय है लेकिन इस पे काम किया जा रहा है। गतिविधियां एक ही राज्य तक सीमित नहीं होती हैं, और वो लगभग अनुसंधान, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देंगी, और कुल मिलाकर के एक लाभ प्रदान करेंगी। इसमें जो है एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सहकारी विश्वविद्यालय अगर 2026-27 से जो शुरू होने वाला है उसमें एक डिग्री का भी व्यवस्था किया गया है, डिप्लोमा का भी व्यवस्था की गई है। अगला जो टॉपिक है विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। नाम क्या है आप देख सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। वर्ष में 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है। उभरते बाजारों की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर इसका ध्यान रहता है। तो भारत भी
चूँकि उभरते हुए विकासशील देशों में है, तो इसका भी लाभ रहता है। भारत की जीडीपी की दर जो है वो 6.6 अनुमानित है इस वर्ष 2023 में। आर्थिक स्लोडाउन के कारण जो है कुछ समस्याएं बनी, लेकिन धीरे धीरे भारत उन समस्याओं से उबर रहा है। व्यापार, विकास और जलवायु लक्ष्यों की प्रगति को खतरे में डाल सकती है। इन देशों की बाह्य क्या करता है कि देशों की बाह्य व्यापार और वित्त पोषण की निर्भरता को देखता है, आर्थिक गतिविधियों को देखता है, विविधीकरण की कमी को देखता है, कर्ज या बोझ या प्राकृतिक आपदा के खतरे को देखता है। इन 3-4 मानकों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी करता है। तो कुल मिलाकर के एक रिपोर्ट है। अगला जो टॉपिक है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2023 है। ये संयुक्त राष्ट्र जारी करता है कि आर्थिक और सामाजिक मामले का विभाग जो है UNDES है। तो जो ये अंकटाड और ये सारी चीज़ें मिल करके तैयार करते हैं इस रिपोर्ट को। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग क्या है, तो 2030 सतत विकास के लिए जो 2030 का एजेंडा तय किया गया है उसके आधार पर ये सारी चीज़ें प्रदान की जाती हैं। उद्देश्य है इसका आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना और हितधारकों को शामिल करना है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट देती है, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जो कि ये इस रिपोर्ट का भी नाम है। वैश्विक उत्पादन में वृद्धि की बात की जाती है इसमें कि कितना उत्पादन हुआ, कौन से देश का कितना बढ़ा। उसके बाद में सार्वजनिक निवेश को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो विश्व आर्थिक मंच WEF ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या है कि विश्व में कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा जोखिम है, ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे एक जारी हुआ है। तो उसमें रिपोर्ट में आपको इतना पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं शामिल है। तो रिपोर्ट में यही है कि भारत के लिए शीर्ष 5 जोखिम है, जैसे डिजिटल असमानता, संसाधनों के लिए भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, और उसके बाद रहन सहन की लागत का संकट, ऋण संकट, प्राकृतिक आपदा, लघु और मध्यम अवधि की चरम मौसमी घटनाएं। तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो भारत की एक जोखिम का कारण है। 2 वर्षों में ये समस्याएं थोड़ा बढ़ सकती हैं। कोविड बढ़ी हुई हैं, जैसे कोविड, यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन वार, ये सारी चीज़ें हैं। और इसको सिफारिशें इन्होंने की है। सिफारिश में जैसे मल्टी डोमेन और क्रॉप सेक्टर, जोखिम तैयारियों में निवेश, जोखिम की पहचान, पूर्वानुमान, इसमें सुधार करना, गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में काम करना, सार्वजनिक निजी सहयोग, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में काम करना। इन्होंने विश्व आर्थिक मंच ने ये 10 जोखिम निकाले हैं पिछले 2 वर्ष के। तो वो जोखिम को आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे जोखिम हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में यही है कि RBI चालू वित्त वर्ष के पहले राउंड में 5 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि के लिए ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी करेगा। बात करें ग्रीन बॉन्ड की क्या है, किसी भी संप्रभु संस्था या अंतर्राष्ट्रीय सरकारी समूह या गठबंधन या कॉरपोरेट्स किसी के भी द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, बॉन्ड से जुटाई गई धनराशि जो होगी उसका उपयोग जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से ही संधारणीय परियोजनाओं में करने के लिए किया जाएगा। इसका जो है इंट्रोड्यूस हुआ था ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो हुआ था केंद्रीय बजट 2022-23 में। वित्त मंत्रालय ने 2022 में इसमें एक फ्रेमवर्क जारी किया था और ये सारी चीज़ें इसमें है। इसमें कुछ पात्र योजनाओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, संधारणीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, हरित भवन, जैव विविधता संरक्षण आदि संबंधित परियोजनाएं हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड का महत्व क्या है? ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है? जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं उससे निपटने के लिए राशि जुटाना, यानी पैसे को जुटाने में सहायता मिलती है। दूसरा, निवेशकों को निवेश में अच्छे अवसर मिलते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रों की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए जरूरी वित्त प्राप्त करने में सरकार को मदद मिलती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता मिलती है। ग्रीन बॉन्ड की कुछ चुनौतियां भी हैं, ग्रीन वॉशिंग की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है। और उसके बाद में इसका प्रभाव जो है उसका मूल्यांकन फ्रेमवर्क भी का अभाव है, तो एक प्रकार का वो भी समस्या के रूप में ही समझ में आता है।
ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, हरित भवन, जैव विविधता संरक्षण, स्वच्छ परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी ऊपर पढ़ा गया वही सारी चीज़ें, सतत जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण, तो ये सारी चीज़ें हैं। आरबीआई द्वारा जारी होने वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की विशेषताओं में समान मूल्य नीलामी होगी, मतलब यूनिफॉर्म प्राइस होगा। तो उसके बाद भी इसमें इसका 5% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया जाएगा, यानी कि जो लोग खुदरा लेना चाहें तो उसका 5% आरक्षित होगा कि वो लोग उस पे जा कर के ले सकते हैं उस बॉन्ड का और उसमें निवेश कर सकते हैं। ये बॉन्ड जो है रिपर्चेज एग्रीमेंट और वैधानिक तरलता यानी एसएलआर के उद्देश्यों के लिए प्राप्त होंगे। उसके बाद में अनिवासी भारतीयों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए भी नामित किया जाएगा, यानी विदेश के लोग भी इस बॉन्ड को ले सकते हैं, इसमें निवेश कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है आपका प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक। कुछ घरेलू बैंक हैं, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जो कुछ घरेलू बैंक हैं जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ये जो हैं ये प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक बने रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो ये प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक संबद्ध एक संस्था होती है, जो इसकी विफलता अगर हो गई, अगर ये जो बैंक हैं जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, अगर ये विफल हो गई तब एक समस्या पैदा हो जाएगी, एक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। तो इसलिए इनको घरेलू बैंक बनाया जाएगा और इन पे जो है वो संकट ना आए ऐसा कुछ व्यवस्था की जाएगी। असाधारण तरीके से घरेलू बैंकों पर जब वित्तीय संकट आया था 2008 में, तो उस समय घरेलू बैंकों पे भी बहुत ज़्यादा संकट आ गए थे। तो उस समय ये सारा चीज़ें दी गई, उनका आकार, अंतर संबद्धता, उनका विकल्प और संरचना कैसी हो, ये सारी चीज़ें उस पे समय शामिल की गई। जो भी जीडीपी है उसका 2% से अधिक परिसंपत्ति इन बैंकों के पास होनी चाहिए, ताकि इन पे जो भी है संकट ना आ सके। तो ऐसे में इनको मजबूत बनाने की दिशा में आरबीआई ने कदम उठाया है। अगला जो है एक प्लान जो है उत्कर्ष 2.0 कह सकते हैं इसको। भारतीय रिजर्व बैंक के मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया है। 2023 से 25 तक की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। तो पहली कार्यनीति रूपरेखा समय अवधि 2019 से 22 थी, अब बढ़ा करके 23 से 25 कर दिया गया है। कुछ रिजर्व बैंक जो है मार्गदर्शन दिया है ताकि निष्पादन में उत्कृष्टता हो, मजबूत विश्वास हो नागरिकों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय भूमिकाओं में संवर्धित प्रासंगिकता के महत्व में वृद्धि हो। उसके बाद में पारदर्शिता, गवर्नेंस, नैतिकता, ये सारी चीज़ें हों। सर्वश्रेष्ठ और अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल डिजिटल भौतिक आधारभूत संरचना की बात कही है। नवोन्मेषी, क्रियाशील और कुशल मानव संसाधन की बात की गई है। अगला जो टॉपिक आपका आता है T+1 निपटान प्रणाली। क्या होता है T+1 निपटान प्रणाली? कोई भी देश है, कोई भी संस्था है, ट्रेड+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, भारत से पहले चीन है, भारत दूसरे नंबर पर है। T+1 जो व्यापार है वो कोई भी लेन देन हो उसको 1 दिन या फिर 24 घंटे के अंदर संपन्न करता है। भारत T+1 का लाभ क्या क्या होता है? निवेशक के पास जो है पर्याप्त तरलता होती है, धन और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा होता है। समाशोधन निगमों के जो होता है व्यापार एक्सप्लोसर में 50% तक कम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पूंजी को बना के रखता है। अगला जो है वो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट जारी किया है ILO ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अब बात करते हैं इसमें कि इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, रिपोर्ट का क्या काम है। रोजगार में केवल 1% की वृद्धि बताई गई है 2023 में, और जो कि बेरोजगारी दर की बात करें तो लगभग 5.8% रहने वाला है। तो ये समस्या बढ़ेगी। अब आप देख सकते हैं महिलाओं के श्रम भागीदारी में कमी आई है, कमी आई है। 47% थी महिलाओं की भागीदारी, पुरुषों की भागीदारी 72% थी, और ये बेरोजगारी दर में भी कमी आई है। स्विट्ज़रलैंड में ये हुआ था, एजेंसी है, और वहाँ इसमें 187 देश शामिल हैं।
एकमात्र जो है वो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण जो है जीवन कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक श्रम का मानक तय करता है ये। 1919 की वर्साई की संधि के समय ये इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद में ये सभी राष्ट्रों के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है इसको। इसमें एक शब्द है श्रम बल भागीदारी दर। इसमें क्या होता है कि जनसंख्या में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध व्यक्ति शामिल होते हैं। अगला है प्रज्वला चैलेंज। प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने वाले विचारों, समाधानों और कार्यवाही को आमंत्रित करना है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो कोई भी विचार है, कोई भी समाधान है, कोई भी चीज़ें हैं उसको ये शामिल करता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति, सामाजिक उद्यम, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी आदि सबके विचारों को, कई श्रेणियों के लोगों के विचारों को आमंत्रित किया जाता है। महिलाओं का भी योगदान होता है, स्थानीय मॉडल का भी योगदान होता है, लागत प्रभावी समाधान की बात की जाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसी के तहत शुरू किया गया है। इसमें क्या होता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना में ग्रामीण परिवारों, गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाता है ताकि वो वहाँ से दीर्घकालिक सहायता प्रदान कर सकें और अपनी आजीविका में सुधार ला सकें, आय को बढ़ा सकें। वाहन स्क्रैपिंग के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की बात की गई है। कौन कर रहा है? सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय है। ठीक है। वाहन स्क्रैपिंग तंत्र में निजी निवेश को भी आकर्षित करने में मदद मिल रही है। 11 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कुछ हैं: गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, गोवा, उत्तराखंड और चंडीगढ़। ये 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के ये चीज़ें ला रहे हैं। उद्देश्य क्या है? व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी या फिर VVMP का बिना वैध फिटनेस और पंजीकरण वाले लगभग 1 करोड़ वाहनों को स्क्रैप करके प्रदूषण को कम करेंगे। बड़ी अच्छी चीज़ है। सड़क यात्री और वाहन सुरक्षा में सुधार करेंगे। ऑटो क्षेत्र में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए रोजगार पैदा करेंगे। ईंधन क्षमता में सुधार करने के लिए मालिकों के लिए रख रखाव की लागत को कम करेंगे। मौजूदा अनौपचारिक वाहन स्क्रैप उद्योग को औपचारिक रूप देंगे। ऑटोमोटिव, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सारे जो कच्चे माल है इसकी उपलब्धता को बढ़ावा देंगे। इसका मतलब ये है, इसमें एक विशेषता ये है VVMP की कि जो निजी वाहन है जिनका 20 साल से अधिक हो गया है और वाणिज्यिक वाहन जिनका 15 साल से अधिक हो गया है उनका फिटनेस टेस्ट होगा। फिटनेस टेस्ट का प्रावधान किया गया है। अगर वो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होते तो समस्या बनेगी उनके लिए। तो ये अच्छी चीज़ है ताकि जो है पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। अगला जो टॉपिक है वो है प्रसारण, अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना। बहुत ज़्यादा प्रसारण से संबंधित क्वेश्चन बनते नहीं है। आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन थोड़ा क्या है उसको पढ़ लीजिएगा, शब्दावली दी गई है। जैसे यह एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अनुकूल कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी को बदलकर अपने विशेष एनालॉग या डिजिटल सिग्नल पर जानकारी या इनकोड करने की एक प्रक्रिया है। कुल मिला करके क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं। तो ये आपका अर्थव्यवस्था का खंड जो है वो ख़त्म हुआ। अब अगला जो टॉपिक है वो है सुरक्षा से संबंधित, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर आप चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।